नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडिया 2023 का किया उद्घाटन। विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, कहा भ्रष्टाचारियों के बाप पुराने हैं, बस नाम बदल दिए। मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी नहीं थमा विपक्ष का हंगामा। परिसर में केंद्र के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। राज्यसभा की कार्रवाई 31 जुलाई तक के लिए स्थगित। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। टीवी चैनल पर बहस के दौरान सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दर्ज करवाया मामला। कर्नाटक कांग्रेस में बड़ा विद्रोह। बवाल के बीच सिद्धारमैया ने बुलाई विधायक दल की बैठक। फंड न मिलने पर नाराज हैं विधायक। भीमा कोरेगांव केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे केस के आरोपी गोंसाल्विस और फरेरा, कोर्ट ने दी जमानत। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी गांधीनगर गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। आजकल इन भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम बदल दिया है। चेहरे वही पुराने हैं, पाप भी पुराने हैं, तौर तरीके इरादे वही हैं, बस नाम बदल दिया है। इससे पहले सीकर में पीएम मोदी ने कांग्रेस की जमकर क्लास लगाई थी। राजीव जी, हर जगह जहां जहां पीएम दौरा कर रहे हैं वहां वहां विपक्ष पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। देखिए, ये परसेप्शन की लड़ाई है। अवधारणाओं की जंग में जरूरी होता है कि लोगों के अवधारणा को सही दिशा में ले जाया जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही बात कह रहे हैं जो कि इनके ऊपर लागू होता है। विपक्षी पार्टी के जो गठबंधन बना, इंडिया नाम दिया गया, इस परसेप्शन को बदलने की कोशिश की गई कि हम यूपीए नाम नहीं रखेंगे, अब नाम इसका इंडिया रखेंगे, कि एनडीए के खिलाफ इंडिया। जो बात चल रही थी विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में, उसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई तो कहा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता ये कह सकता है कि हम इंडिया के खिलाफ हैं। अब उसी परसेप्शन को पीएम मोदी ने चेंज कर दिया कि आप इंडिया नहीं हो। इंडिया में तो इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया लगता है, पीएफआई में भी इंडिया लगता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया लगा हुआ था, लेकिन जिस भारत की बात हो रही है उसमें इस इंडिया का जिक्र पीएम मोदी ने इसलिए किया क्योंकि ये इंडिया जिन लोगों के गठबंधन का पार्ट है वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी परिवारवादी नेता हैं। सबके परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, और फिर सारे के सारे जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो कोई ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। तो अब जिस तरीके से परसेप्शन चेंज हुआ, सोशल मीडिया से मीडिया तक हर जगह लोगों के बीच चर्चा हो रही है, उससे तो विपक्ष बौखलाया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि अब पीएम मोदी के इन प्रहारों का जवाब कैसे दें, और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली जीत मानी जा सकती है विपक्षी एकता के बाद, क्योंकि इन लोगों को इस बात का अनुमान ही नहीं था कि हम जिस गठबंधन को बना रहे हैं उसके खिलाफ इस तरीके से पीएम मोदी हमला करेंगे। जी बिल्कुल, पीएम मोदी ने एक बार फिर गुजरात से विपक्ष पर हमला बोलकर विपक्ष को जमकर धोया है। वहीं मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन था और विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। मणिपुर मुद्दे पर लगातार विपक्षी सांसद पीएम मोदी को घेरने में लगे हैं। विपक्षी दलों की मांग है कि इस मामले पर पीएम मोदी सदन के अंदर बयान दें। इसी को लेकर हर रोज प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और आज भी विपक्ष के भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई और राज्यसभा की कार्रवाई को भी 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजीव जी, हर रोज प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कार्रवाई चलने नहीं दी जा रही, कैसे इन प्रदर्शन को रोका जाएगा? देखिए, ये प्रदर्शन को रोका तब जाए जबकि आपके अंदर कोई ऐसी भावना हो कि हम किसी पॉजिटिव एजेंडे पर पॉजिटिव तरीके से काम कर रहे हैं। जब इन लोगों के अंदर निगेटिविटी भरा हुआ है,
ये सिर्फ हंगामा करके सरकार के कामों को रोकना चाहते हैं, बिल को रोकना चाहते हैं और पीएम मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। तो आप कितना भी प्रयास कर ले, मतलब सरकार अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर ले, इन लोगों की डिमांड खत्म नहीं होगी। ये प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार अपना काम करती रहेगी। इसीलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। राज्यसभा में क्या हुआ? राज्यसभा में इसी तरीके की बदतमीजी की गई जो कि डेरेक ओब्रायन जैसे नेता ने किया। ममता बनर्जी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी करती हैं, लगा कि संसद के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी हम वैसे ही व्यवहार करेंगे। लेकिन जगदीप धनखड़ ने सीधा जवाब दिया, उठ खड़े हुए और 31 जुलाई तक स्थगित कर दी सदन की कार्रवाई। मतलब इन लोगों का एजेंडा ही हंगामा करना है कि लोगों को लगे कि ये भी विपक्षी पार्टियां कुछ काम कर रही है। मणिपुर तो एक बहाना है, केवल और केवल इन लोगों का काम है कि संसद की कार्यवाही को रोके रखें, बिल पास ना हो। और जो उम्मीद की जा रही है कि जिन जिन बिल को लेकर, चाहे ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने वाले बिल हो या फिर डाटा प्रोटेक्शन बिल हो या फिर कोऑपरेटिव को लेकर जो अमेंडमेंट बिल आया है, वो ये सारे के सारे धीरे धीरे पास होंगे और इनका हाथ खाली ही रहना है। जी बिल्कुल, विपक्ष के इस हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई में हर रोज रुकावट पैदा हो रही है। अगली खबर में बात करेंगे प्रियंका कक्कड़ की। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ पर उनका बड़बोलापन भारी पड़ गया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की शिकायत पर प्रियंका कक्कड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। टीवी चैनल पर आपस में भिड़ने के बाद शहजाद पूनावाला और प्रियंका कक्कड़ के बीच अब कानूनी जंग शुरू हो गई है। पूनावाला ने एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान प्रियंका पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने और उनकी तुलना मुजाहिदीन से करने का आरोप लगाया है। राजीव जी, किस तरह की बहस है कि आप किसी के धर्म के ऊपर वार कर रहे हैं, टीवी चैनल पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये जो पूरी विपक्षी पार्टियां हैं, सबको लगता है ऐसे, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, ये जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, इन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुस्लिम कैसे आ सकता है। शाहनवाज हुसैन हो या शहजाद पूनावाला हो या कोई अंसारी हो, ये सारे के सारे लोग अगर कहीं भी पीएम मोदी के पक्ष में बोलते नजर आते हैं तो इनके अंदर बौखलाहट आ जाती है। और यही परिणाम है कि आम आदमी पार्टी कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई मुस्लिम पीएम मोदी का पक्ष रखे। और इसलिए बौखलाहट में प्रियंका कक्कड़ ने मुजाहिदीन शब्द का उपयोग किया, जिसकी सजा अब इनको मिलेगी, क्योंकि अब ये कानूनी लड़ाई में फंस गया है। ये टीवी डिबेट का मुद्दा नहीं है जहां पर कुछ भी उलूल जुलूल आप बोल दे और उसके बाद सामने वाला बर्दाश्त करता रहे। ये टीवी डिबेट का ही मुद्दा था, जिसके कारण नुपुर शर्मा आज अंधेरे में खो गई हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या हुआ? प्रदर्शन हुए, हंगामा हुआ, क्योंकि उन्होंने टिप्पणी मुसलमानों के खिलाफ कर दी थी। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए हैं और जो बात बोली है, उसके लिए तो इनके घर के बाहर प्रदर्शन होना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से कानूनी लड़ाई चल रही है, एफआईआर दर्ज हुआ है, प्रियंका कक्कड़ को समझ में आ जाएगा कि टीवी पर बदतमीजी करने का सजा क्या होता है और इनको किस तरह की सजा अब मिलने वाली है। जी बिल्कुल, आप प्रवक्ता का बड़बोलापन अब उन्हीं पर भारी पड़ गया है। अगली खबर में बात करेंगे कर्नाटक कांग्रेस में विद्रोह की। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ ही वक्त हुआ है और अब वहां विधायकों का विद्रोह भी शुरू हो गया। इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कल बेंगलुरु में पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में सभी विधायकों ने अपनी नाराजगी जताई। ऐसे में विधायकों और मंत्रियों की बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने उनसे अपनी शिकायतें सीधे उन्हें बताने और पार्टी के मंच पर चर्चा करने की सलाह दी। आपको बता दें कि सरकार की ओर से फंड न मिलने के चलते कांग्रेस विधायक नाराज चल रहे हैं। राजीव जी, क्या हुआ बैठक में? देखिए, बैठक में हंगामा ही हुआ क्योंकि विधायकों की मांग मानी नहीं जा रही है। एक दिन पहले ही डीके शिव कुमार क्या कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है विधायक निधि में इन लोगों को फंड देने के लिए। अब जब आपने पहले ही फरमान सुना दिया तो सिर्फ खुश करने के लिए विधायक दल की बैठक बुला रहे हैं। अब विधायकों की नाराजगी इसी बात को लेकर है कि आपके पास फंड नहीं है हमारे लिए, तो हमारे लिए आपके पास सपोर्ट नहीं है। मतलब अब आर पार की लड़ाई चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर, ये दोनों
अपने तरीके से समीकरण बनाने में लगे हैं। तो जब सिद्धारमैया को लग गया कि हमारे विधायक विद्रोही हो रहे हैं, 30 से 35 विधायक जो हैं वो अब पार्टी छोड़ने वाले हैं, तो इन्हें खुश करने के लिए मीटिंग बुलाई गई। विधायक दल की बैठक में जो विधायकों ने बात बोली उससे ये लोग सहमति नहीं दिखा सकते, क्योंकि इनके पास वास्तव में अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अगर राहुल गांधी की बात नहीं मानते तो फिर वो सीएम बदलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया है कि हमारा जो 5 प्रण है वो जारी रहना चाहिए। 40,000 करोड़ लगे या 60,000 करोड़ लगे, इसको इंप्लीमेंट करो, क्योंकि हमें सिर्फ विधानसभा से मतलब नहीं है, हमें तो लोकसभा का चुनाव जीतना है। और लोकसभा के लिए जरूरी है कि कर्नाटक में रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दो, मुफ्तखोरी दो, कि ताकि लोग हैं जो ये समझें कि यहां पर जो राहुल गांधी ने वादा किया था वो पूरा किया है, तो राहुल गांधी को वोट देंगे। लेकिन सरकार बचेगी तब तो आप पूरा करेंगे। सरकार पर आफत आई हुई है, संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और जल्द ही कर्नाटक कांग्रेस में विद्रोह होगा। जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी बिल्कुल, सरकार की नाकामियों के चलते अब कर्नाटक कांग्रेस में विद्रोह शुरू हो गया है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे भीमा कोरेगांव मामले की। भीमा कोरेगांव मामले में 2 आरोपियों वर्नोन गोंजाल्वेस और अरुण फरेरा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। गोंजाल्वेस और फरेरा 2018 से जेल में बंद हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दोनों ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोनों ने तर्क दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस घटना की सह अभियुक्त सुधा भारद्वाज को जमानत मिली थी। राजीव जी, क्या हुआ आज सुनवाई में? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरीके से एक्टिविटी दिख रही है, हर हाई कोर्ट के फैसले को नकार देना। अगर हाई कोर्ट में आप कन्विंस नहीं कर पाए कि आपको जमानत क्यों देनी चाहिए, 5 साल की बात नहीं है, बात यह है कि आप किस मामले में इन्वॉल्व हैं। ये अर्बन नक्सली हैं। इनके ऊपर आरोप क्या है? भीमा कोरेगांव में सिर्फ हिंसा फैलाने का आरोप नहीं है, बल्कि आरोप यह भी है कि एक लेटर मिला था और उस लेटर में लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी की 15 राज्यों में सरकार है। यह 2018 की बात है, जब 15 राज्यों में सरकार है। अगर इनको नहीं रोका गया तो ये पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे, मतलब हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और इनको रोकने का एक ही उपाय है, इनका खात्मा। इनके खात्मा कैसे होगा उसकी भी प्लानिंग उसमें दी गई थी कि इनको पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जैसे स्ट्रेटजी से मारा जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? जब रोड शो हो, रैली हो, उस समय या विस्फोट करो या फिर इनको गोली मारो। ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग थी, उसमें आगे ये भी लिखा था कि इसके लिए कम से कम 8 करोड़ रुपए की जरूरत है, कुछ असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए और दूसरे बम बारूद खरीदने के लिए। इन लोगों ने जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी की है और जिस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, उसमें क्या जमानत दी जा सकती है? बॉम्बे हाईकोर्ट में यही हुआ था कि आप लोगों को जमानत नहीं दी जा सकती है। सुधा भारद्वाज का मामला थोड़ा अलग था, वो सिंपैथाइजर थी नक्सलियों की, माओवादियों की, लेकिन उनके मामले में थोड़े ट्विस्ट थे। लेकिन इन लोगों के खिलाफ सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के साजिश में शामिल हैं और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये लोग 5 साल से जेल के अंदर हैं, तो 5 साल के बाद कम से कम जमानत का अधिकार तो इनको मिलना चाहिए। अब जमानत पर बाहर रखो, जैसे कि दूसरे अपराधियों को 10-10, 12-12 साल से आप जमानत लेकर बाहर रखे हुए हो। अब सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट को खुद सोचना चाहिए कि वो फैसले बदलेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट को बदल देना चाहिए। जी बिल्कुल, गोंसाल्विस और फरेरा को जमानत देने पर अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।